नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हमने कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, लेकिन बाजार को अब भी लगता है कि आगे जाकर, क्योंकि जुलाई में इतने बड़े कट्स हैं स्पेशली सऊदी अरेबिया की तरफ से, तो कुछ डेफिसिट यहां पर बन सकता है। कैसे रह सकते हैं भाव, उस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के बाद आज बढ़त देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरीज में जो डिक्लाइन है, उसका फायदा सोने चांदी को मिलता हुआ नजर आया है। आप पिछले एक महीने की अगर बात करें तो हमने 2050 का हाई और 1940 का लो यहां पर सोने में बनता हुआ देखा है। एज ऑफ नाउ ट्रेड यहां पर 1960 के हैं, तो लोअर लेवल ऑफ बाइंग है। कैसे यहां पर करने चाहिए कारोबार, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में दोनों ही जगह मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बाजार में आवक अच्छी खासी है, डिमांड इतनी है नहीं, और उसका असर प्राइसेस पे पड़ा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं IIFL के अनुज गुप्ता, chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगाड़िया, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कॉटन पे। हमारे साथ होंगे ऑल इंडिया कॉटन FPO एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष डागा। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने चांदी से कर लेते हैं, क्योंकि मुनाफा वसूली के बाद हल्की सी खरीदारी यहां पर जरूर देखने को मिली है। विकास, करंट लेवल्स चार्ट पर कैसे नजर आते हैं? 1960 के आसपास के जो ये लेवल्स हैं, यहां से बाजार कहां जाएंगे? जी देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जैसे एक दायरा में से अटक गया है। अपर साइड में 2000 और 2010-20 डॉलर्स जो है, ये इसको एक रेजिस्टेंस के वहां पे जाते ही सेलिंग आ जा रहा है। बट बॉटम रेंज पे 1930 और 1940 का जो जोन है, वो एकदम से सपोर्ट का काम कर रहा है। और जब मैं एमसीएक्स में गोल्ड की बात करता हूँ, जब एमसीएक्स में गोल्ड की चार्ट्स देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ये 59,000 का जो जोन है अभी भी एक बहुत ही वाइटल सपोर्ट के हिसाब से खड़ा रहता है। पिछले बार भी यहीं से सपोर्ट लेके, इसी के नियर बाई से सपोर्ट लेके फिर इसमें 1,100 पॉइंट का बाउंस आया था। तो अभी भी मैं गोल्ड को बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखता हूँ। जब तक ये इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट जोन और अपने एमसीएक्स में जो ये सपोर्ट जोन है, ये यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। तो गोल्ड में अगर कोई भी डिप आता है 59,000 के आसपास, 59,100 200 के करीब में, तो 58,900 के नीचे का स्टॉप लॉस देके गोल्ड में जरूर बाई का ही नजरिया रहेगा। और ऊपर का टारगेट इसमें जब फ्रेश तेजी अभी बनेगी 60,200 300 के ऊपर, जब ये गोल्ड निकल जाएगा ना, तब इसमें फ्रेश तेजी बनेगी 61,500 तक के लिए। तो अभी गोल्ड एक संकुचित दायरे पे है, तो हम लोगों को लोअर रेंज पे आने से छोटा स्टॉप लॉस पे लेना है। और 59,900 60,000 के करीब आता है, तो वहां पे हम लोगों को थोड़ा प्रॉफिट बुक करते चलना है। ओके अनुज, आपका व्यू क्या है? क्या फेड मीटिंग से पहले इसी तरह रेंज में गोल्ड बना रहेगा? 14 जून को जो मीटिंग है, हालांकि प्रोबेबिलिटी यही है, 50% से ज्यादा यही बनती हुई दिख रही है कि रेट पॉज होंगे। आपका व्यू क्या है रेंज वाइज और इन लेवल्स के हिसाब से? कहां पर एंट्री लेनी चाहिए अगर कोई ट्रेड लेना हो तो? अनुज। यस यस दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली इस बार जो रेट का पॉज है, वो लग रहा है कि इस बार जो रेट्स है वो पॉज रह सकते हैं, तो उससे काफी हद तक एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं अगर हम डॉलर इंडेक्स या बॉन्ड यील्ड को देखें, तो एक शार्प रनअप के बाद अब यहाँ पे थोड़े ठहरते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर में एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि अभी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो रेंज है वो अभी रेंज में ही रहेगा। ज्यादा तेजी या मंदी यहाँ देखने को नहीं लग रही है मेरे को, क्योंकि फिजिकल साइड में भी जाएंगे तो अभी कोई ऐसा बड़ा डिमांड फिजिकल साइड में नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है। तो मेरे हिसाब से जून और जुलाई के मंथ में आपको एक रेंज बाउंड ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। हालांकि जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, उससे काफी हद तक सपोर्ट गोल्ड को आता हुआ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इंटरनेशनली देखें तो $1940 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो करीबन 59,500 59,600 के आसपास अच्छे सपोर्ट है, जो कि हमने कल भी देखा था, वहां से एक रिकवरी आज देखने को मिली थी। तो अगेन अगर गोल्ड 59,600 500 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए। 59,100 का स्टॉप लॉस है। टारगेट ऊपर में एक्सपेक्ट है कि 60,100 तक देखने को मिल सकता है। हायर साइड में 1970 $1975 एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड उसको फेस कर सकता है। तो फिलहाल अगर हम ओवरऑल रेंज देखें तो 1940 से लेकर $1975 की रेंज जो है वो गोल्ड में इंटैक्ट रह सकती है। और कहीं ना कहीं आपको लोअर लेवल्स पे बाइंग अमर्ज होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पॉज रहेंगे और जैसा कि लग भी रहा है, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिल सकती है। चांदी आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी खरीदारी हमने फिर से लौटते हुए देखी है। जिस तरह का ट्रेंड्स मेटल का रहा है, उसका सपोर्ट हमने चांदी पर भी आता हुआ देखा। फ्लैट कारोबार भारतीय बाजारों में ऑलमोस्ट 72,000 वापस आता हुआ। विकास, यहाँ पे क्या राय है? चांदी का भी वही है, एक अपने ये
वाइटल सपोर्ट जोन 70,000 70,500 का जो है, इसका ये एक वाइटल सपोर्ट जोन के पास ये है। और ऊपर में ये भी 73,000 के करीब एमसीएक्स में ये बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लास्ट टाइम पे भी वहीं तक जाके वहां से एक रिट्रेसमेंट लिया है। बट चांदी कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर से एक बड़े करेक्शन के बाद में। तो चांदी में मेरा नजरिया अभी भी वही है, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। चांदी मेरे को अगर थोड़ा सा भी अगर एस्केलेटेड वे पे अगर करेक्शन लगता है, करेक्शन आता है, तो 71,000 और 70,800 900 के करीब चांदी मिलता है, तो चांदी को फिर से लेना है। और स्टॉप लॉस 70,000 के नीचे रहेगा। और टारगेट फिर हम लोग बाउंस में 73,000 तक का देखेंगे। और इस बार अगर 73,000 के ऊपर चल जाता है, तो देन ये 74,200 तक चांदी जा सकता है। बट वही है कि साइडवेज मार्केट है अभी इसमें, गोल्ड और सिल्वर में दोनों में। तो ये जो एक रेंज बना हुआ 2 से 2,500 पॉइंट का, तो लगता है कि आने वाले कुछ सप्ताह इसी रेंज पे चांदी ट्रेड करता रहेगा। तो अपने को डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रहेगी चांदी पे भी, जैसे पिछले बार था। तो डिप्स मिले तो इसको बाई लेना है, और अपने को हायर रेंज पे जो रेजिस्टेंस रेंज है 73,000 के करीब का, वहां पे आता है तो प्रॉफिट बुक करना है। ओके, डिप्स पर खरीदारी की सलाह है। 73,000 के आसपास पहुंचे तो वहां पर प्रॉफिट्स लेने हैं, लेकिन ऑन डिप्स बाय करके चल रहे हैं सिल्वर पर। अब बात कर लेते हैं एनर्जी पैक की, जहां पर काफी एक्शन हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। खासतौर से पहले बात करेंगे कच्चे तेल की। अनुज, क्या व्यू है आपका? सऊदी अरेबिया के आउटपुट कट के बाद जो गेन्स हमने कच्चे तेल में आते हुए देखे थे, वो सब इरेज हो गए, क्योंकि वापस से प्रॉफिट टेकिंग आई है। ब्रेंट का भाव $76 और घरेलू बाजार में भी 6,000 के नीचे प्राइसेस। अगेन अब यूएस फेड मीटिंग पर नजरें बनी हुई हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस बन रही है कि रेट पॉज हो सकते हैं, क्या सपोर्ट मिलेगा कच्चे तेल को इन लेवल्स पर? बिल्कुल दीपाली जी, सपोर्ट मिलना चाहिए क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो कट हुआ है, साथ में पॉज इंटरेस्ट रेट रहेंगे तो उससे भी काफी हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। और क्रूड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आगे चलकर विंटर डिमांड और स्ट्रॉन्ग सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो उससे भी काफी हद तक जो सप्लाईज है वो डिस्टर्ब रहेंगी। तो मेरे हिसाब से जो मोमेंटम है क्रूड के अंदर वो पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। हालांकि ऊपर अगर आप देखेंगे तो $80 ब्रेंट में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के तौर पे दिख रहा है, और एमसीएक्स में करीबन 6,200 6,300 एक रेजिस्टेंस के तौर पर फेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर जिस तरीके से हमने एक रिकवरी देखी है 5,600 5,700 से, तो वो कहीं ना कहीं एक बॉटम डबल बॉटम वहां पर बन गया और वहां से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ओपेक मेंबर की तरफ से ये भी स्टेटमेंट है कि अगर आगे डिमांड कमजोर रहेगी तो अगेन वो प्रोडक्शन कट कर सकते हैं। तो अब प्रोडक्शन कट का जो है मुझे लगता है कि वो आगे भी जारी रहेगा, तो उससे काफी हद तक क्रूड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि 5,900 के आसपास एमसीएक्स में लेवल्स मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। 5,750 का स्टॉप लॉस है, टारगेट करीबन 6,200 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम ऑप्शन साइड में जाए तो यहाँ पर भी मैं 6,200 का जो कॉल ऑप्शन है वो करीबन ₹56 के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। ₹24 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ऊपर ₹90 तक देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन वाइज भी 6,200 का कॉल ऑप्शन खरीदारी में रहेगा, या फिर फ्यूचर्स में 5,900 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो ये बात है एनर्जी की यहाँ पर। और बात अब मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर कुछ खरीदारी आज लौटते हुए हमने जरूर देखी है। मई का महीना आपको याद दिला दें, एक पॉजिटिव महीना था ज्यादातर मेटल्स के लिहाज से यहाँ पर, और जून की शुरुआत यहाँ पर बेहतर हुई है। एक सपोर्ट हमने लगातार बनता हुआ देखा है। कॉपर में हमने 692 तक के लेवल्स देखे थे, 722 आपकी स्क्रीन पर। जिंक में भी अच्छा खासा उछाल है, आज भी करीबन 1% की तेजी के साथ कारोबार। कैसे देखते हैं आप इसे अनुज? क्योंकि डॉलर में गिरावट है, यूएस फेड शायद रेट हाइक नहीं करेगा, निचले स्तरों पर बाइंग आते हुए नजर आई है, क्योंकि ज्यादातर मेटल्स यहां पर ओवरसोल्ड थे। अब इन करंट लेवल से क्या करने की राय है? मनीषा जी, मुझे लगता है कि बेस मेटल में जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं अब एक ओवरसोल्ड जोन में चले गए और वहां से रिकवरी होती हुई दिखाई दी है। तो जिस तरीके से हम एक चाइना की डिमांड एक्सपेक्टेशन लग रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से पैकेज की बात कर रहे हैं इंफ्रा को लेके, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा बेस मेटल को। और डेफिनेटली जो बेस मेटल यहाँ पे रिकवर हुए हैं और डॉलर इंडेक्स में जो थोड़ी बहुत हम गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है कि इस बार डिमांड फ्रैक्शन जो है वो बेस मेटल को सपोर्ट करेगा, और मेरा मानना है कि आने वाले जो 6 महीने हैं यहाँ पर जो डिमांड अभी तक नदारत थी चाइना की तरफ से, वो यहाँ पर हिट करती हुई दिखाई देगी और लोअर लेवल्स का फायदा डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बेस मेटल में हमेशा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। मुझे लगता है कि कॉपर में और एल्यूमिनियम दो काउंटर तो है ही, और काफी पॉजिटिव। हालांकि अब जिंक के अंदर भी मुझे लगता है कि बॉटम फिशिंग देखने को मिल सकती है, और ऊपर में 220 तक के लेवल जिंक में आ सकते हैं। तो कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक तीनों ही काउंटर मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्टील एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम एक अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी हमने देखा था कि जो डिमांड है स्टील की वो भी बढ़ सकती है, तो स्टील भी मैं बेस मेटल पैक में ऐड करना चाहूंगा। विकास, आपको ट्रेड लेंगे क्या बेस मेटल से?
विकास, आप कोई ट्रेड लेंगे क्या बेस मेटल से? इस मेटल से मेरे को बाउंस में मेरे को लग रहा है कि जिंक अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। तो जिंक थोड़ा सा अगर डिप्स में 208 के करीब आता है तो जिंक में एक बाई की सलाह दूंगा। 206 के स्टॉप लॉस पे 214 और 216 का टारगेट रखूंगा। इसमें भी एक बॉटम फिशिंग नजर आ रही है जिंक में। तो जिंक मेरे लिए एक बेस मेटल में बाई का पिक रहेगा। ओके, तो बाय करने की सलाह है जिंक में 210 के मौजूदा लेवल्स हैं। रुकने हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे एग्री कमोडिटीज के, खासतौर से फोकस करेंगे कपास पर, जहां पर प्राइसेस 2 साल के निचले स्तरों पर पहुंच चुके हैं। क्या है फंडामेंटल्स, प्राइसेस कहां जा रहे हैं, इस पर करेंगे चर्चा। जैसे कि आप वो ब्रेकिंग न्यूज देख चुके हैं, आईएमडी के हवाले से कहा जा रहा है कि पूर्व मध्य अरब सागर में चक्रवाती तूफान संभव है। हम जानते हैं कि जो साइक्लोन है अरब में, वहां पर वो मॉनसून ऑनसेट में भी यहां पर देरी कर सकता है। अरब सागर में कल हमारी जो आईएमडी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि अगले 24 घंटे में यहां पर स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी, लेकिन अब यहां पर हवा के दबाव के कारण चक्रवाती तूफान काफी हद तक संभव है। साइक्लोन बिपरजॉय, जैसा कि इसे कहा जा रहा है, एक लो प्रेशर एरिया है जो कि अगले 24 घंटे में और भी इंटेंसिफाई हो सकता है, ऐसा यहां पर आईएमडी का कहना है। ये काफ़ी रेयर साइट है कि जून में इस तरह का साइक्लोन यहां पर होना, क्योंकि जून में हम यूजली मॉनसून ऑनसेट होता हुआ देख चुके होते हैं। तो ये काफ़ी रेयर है। आईएमडी ने हमसे कल बातचीत में सीएनबीसी आवाज़ को ये बताया भी था, और इसी वजह से जो मॉनसून ऑनसेट है उसमें भी यहाँ पर देरी की आशंका बनाई जा रही है। यूजली 1 जून को यहाँ पर केरला में मॉनसून ऑनसेट हो जाता है। इस बार आईएमडी ने 4 जून की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी अभी कब ऑनसेट होगा ये अभी क्लियर नहीं है। ज़्यादातर, जैसे कि आईएमडी हमें कल बता भी रहा था, कि 14 स्टेशंस ऐसे होते हैं जहां पर क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए, तभी इसे मॉनसून ऑनसेट कहा जा सकता है। एज ऑफ नाउ 14 स्टेशंस में से सिर्फ एक स्टेशन ने वो क्राइटेरिया क्लियर किया है। एटलीस्ट 8-9 स्टेशंस क्लियर करेंगे, उसके बाद ही मॉनसून ऑनसेट इसे कहा जाएगा। आईएमडी ने लगातार ये भी कहा है कि वो समय दर समय बताते भी रहेंगे कि ये जो दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवाती तूफान संभव है, इसका क्या क्या फायदा हो सकता है या कहां कहां इसका इंपैक्ट हो सकता है। एज ऑफ नाउ माना यही जा रहा है कि कोस्टल रीजन्स जो हैं, जैसे कि केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज हैं, यहां पर बारिश ज्यादा हो सकती है। यानी कि अगले 24-48 घंटे में मुंबई के कोस्टल एरियाज में भी यहां पर एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो सकती है। जहां तक मॉनसून ऑनसेट की बात है, यूजली महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि 6 से 8 जून के बीच में यहां पर मॉनसून का ऑनसेट हो जाता है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि करीबन 15 जून तक ही हम ये ऑनसेट मुंबई में होता हुआ देखेंगे। एज ऑफ नाउ क्लियरली मॉनसून ऑनसेट तो एक तरफ रह गया है, जो ये दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवाती तूफान है, इसकी तरफ सारा का सारा ध्यान है। किस तरह का इंपैक्ट, किस तरह की बारिश, किस तरह का तूफान, हवाएं कैसे बनती हुई नजर आएंगी, इसकी जानकारी आईएमडी ने कहा है कि वो टाइम तर टाइम यहां पर लगातार देते रहेंगे, रिलीजेस के हिसाब से, वार्निंग्स के हिसाब से, कॉशन के हिसाब से। एज ऑफ नाउ जो लेटेस्ट वार्निंग आई है आईएमडी की तरफ से, वो इन द सी वेंचर ना करें, जो फिशरमैन है वो यहां पर ना जाएं बाहर, इस तरह की वार्निंग्स देखने को मिली हैं। विद इन सिटी, विद इन स्टेट के हिसाब से एज ऑफ नाउ कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि जब हम इसका चक्रवाती तूफान का इंपैक्ट आता हुआ देखेंगे तो क्लियरली ज्यादा भारी बारिश, स्टॉर्म जैसी स्थिति यहां पर एज ऑफ नाउ बन सकती है। तो क्लियरली वो जो खबर है वो हम आपके पास यहाँ पर टाइम टू टाइम लेकर आते रहेंगे। एज ऑफ नाउ चक्रवाती तूफान की तरफ ध्यान है। मॉनसून ऑनसेट जो है केरला में, वहां पर और डिले आगे जाकर नजर आता हुआ। बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं, जहां पर मुनाफा वसूली लगातार देखने को मिली है। जून में एनसीडीएक्स में कपास करीब 2 साल के निचले स्तरों के आसपास है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मुनाफा वसूली है। कैसे देखते हैं प्राइसेस, जानेंगे ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष डागा से। मनीष जी नमस्कार। सबसे पहले प्राइसेस पर ही व्यू लेना चाहेंगे। पिछले साल के ऑल टाइम हाइज के बाद अब मल्टी ईयर लोज और खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। जिस तरह की गिरावट यहाँ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है, पहले तो वो कब थमती हुई नजर आती है आपको? जी जी, और हर तूफान के पहले की शांति और बाद की शांति बहुत खतरनाक होती है, और वही हम देख रहे हैं। जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपोनेंशियल जिसको कह सकते हैं वो जंप मार्केट ने लिया था गत वर्ष, और ऐतिहासिक भाव जो हमने भारतीय कपास के और रुई के देखे थे, उसका असर ये हुआ कि डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ, मांग में बहुत कमी हो गई। काफी मिलें जो इसका उत्पादन में उपयोग करती थी,
कपास का और रुई का, वहां पे उनकी कटौती आ गई, प्रोडक्शन में कट हुआ और उसकी वजह से ये मार्केट का स्लो डाउन तो एक्सपेक्टेड था ही। लेकिन जो बाहर के जो कंडीशंस हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और पॉलिटिकल कंडीशंस है, उसकी वजह से डिमांड में भी डिस्ट्रिक्शन आया है। तो हम तीन जो गेम चेंजर देखते हैं मनीषा जी, एक है हवामान, दूसरा है सरकार और तीसरा है मांग, डिमांड। वो तीनों गेम चेंजर कुछ अलग ही रंग इस तरह दिखा रहे हैं। और ये जो भाव जो कम हुए हैं, बेसिकली डिमांड कम होने की वजह से है। मांग में कमी क्लियर दिख रही है कि जितनी होनी चाहिए थी। गत वर्ष भाव बढ़ रहे थे, फिर भी मांग अच्छी थी तो भाव एब्जॉर्ब हो गए थे, इस वर्ष नहीं हो रहे हैं, तो बहुत ही छोटी रेंज में भाव चल रहे हैं। और यही आगे भी कुछ दिन तक रहने की अपेक्षा है, अनलेस कि जो हम थर्ड सिग्नल जो हमारा है मांग, उसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज हो जाए। ओके मनीष जी, फिर अगर डोमेस्टिक मार्केट्स की हम बात करें तो सप्लाई साइड पर फिलहाल स्थिति कैसी है? क्योंकि मॉनसून का ऑनसेट होने से पहले ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि सप्लाई यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी। किसानों ने जो प्राइस बढ़ने की एंटिसिपेशन में स्टॉक होल्ड किया हुआ था वो मार्केट में आना शुरू हो चुका होगा शायद, उस फ्रंट पर स्थिति क्या है? जी, माल बिल्कुल आना शुरू हो चुका था और ये मार्च अप्रैल मई में 3 महीने में हमने देखा कि भारत में ऐतिहासिक आवक हुई है कपास की, जो कभी नहीं हुई अभी तक। और पहले 3 महीने में जितनी कम हुई है उतनी भी कभी नहीं हुई। तो बहुत नए रूप रंग ये वर्ष दिखा रहा है, 2022-23 का जो सीजन है। और मई महीने की जो आवक थी वो एक लास्ट बर्स्ट थी कपास की आवक की। किसान जो भी छोटे बड़े जिन्होंने भी रखा था नई सीजन की बिजाई से पहले, जो उनको पैसे चाहिए थे या जो उन्होंने डेट पे पैसे लिए थे, वो सब चुकाने के लिए उन्होंने माल जो बेचा है। इसी वजह से 30 से 35 लाख गठान की आवक हमने मई महीने में देखी। जून से ये थोड़ा टेपर डाउन हो गया है, 15 से 20% अभी कपास जो किसानों के घर में है, वो भी मजबूत किसानों के घर में है, तो वो अभी उतनी स्पीड से आता हमें नहीं लग रहा है। जून 15 से लेकर अगस्त एंड तक ये कपास धीरे धीरे मार्केट में आएगा। कुछ कपास शायद नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड भी हो जाए। राइट तो एज ऑफ नाउ क्या नंबर्स हैं मनीष जी? और क्योंकि जिस तरह की बारिश डिले है, सोइंग कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, जिस तरह के भाव गिरे हैं, किस तरह की बुआई आप देखते हैं और आगे बाजार कैसे रह सकते हैं? जी, किसान का माइंडसेट बिल्कुल उसी, क्योंकि मैं इतने सारे किसानों की, हमारी फैमिली है 1 लाख किसान हमारी फैमिली में है, तो यही असमंजस में रहते हैं कि बिजाई के टाइम पे, सोइंग के टाइम पे उनको क्या मार्गदर्शन दे। इस साल थोड़ी क्रिटिकल स्थिति उस तरह है क्योंकि मांग में अभी तक जितना हमें लगा था उसमें कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है, और खास करके सोइंग के टाइम पे प्राइसेस कम हुए हैं, खर्चे बढ़े हैं। तो किसानों का माइंडसेट वही है कि जो कपास का क्षेत्र बढ़ाने की जो हमें उम्मीद थी वो हमें नहीं लग रहा है। उत्तर भारत के स्थिति से क्लियर दिख रहा है। पंजाब में 10 से 15% की कमी है, प्रतिशत की कमी है। हरियाणा में 5% की कमी है। सिर्फ राजस्थान में बिजाई बढ़ी है, और सेम स्थिति महाराष्ट्र और गुजरात में भी रहेगी। जितना लास्ट ईयर सोइंग हुआ था उतना ही होता दिख रहा है। और ये जो आपने इस कार्यक्रम से पहले जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया, जो हम भविष्य की बात कर रहे थे, वो आज बिल्कुल वर्तमान हो चुका है। द क्लाइमेट हैज चेंज बट मैन हैजंट। तो अब समय है कि हम इसको समझे, क्योंकि एग्रीकल्चर पे, कृषि पे इसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। ये बारिश अगर 7 जून से लेकर 25 जून तक अगर आगे बढ़ गई तो आगे का पूरा कृषि साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता दिख रहा है। ओके संक्षेप में अनुज, आपका व्यू क्या है प्राइसेस को लेकर कॉटन के? देखिए दीपाली जी, अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो हम पिछले नवंबर 2022 से एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट यहाँ देखने को नहीं मिला है। हालांकि एनसीडीएक्स में भी हम देखें तो थोड़ा सा रेंज में ही प्राइस मूव होते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल प्राइस एक साइडवेज रहेंगे, बट ये डेफिनेटली है कि प्राइस अपने लोअर लेवल्स बना चुका है। इससे ज्यादा गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर किसी को ट्रेड लेना है तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे खरीदारी का ही ट्रेड लेकर चले। मुझे लगता है कि कपास एनसीडीएक्स जो है, जो भी करीबन 1505-1520 के आसपास चल रही है, उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए, और एटलीस्ट 1600 से लेकर 1650 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं अप्रैल 2024 के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ कपास का जो है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी लोअर लेवल्स पर है, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड तो नहीं है, बट एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड जरूर बनता है यहाँ पे। तो इन लेवल से बिकवाली की सलाह नहीं है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदारी की सलाह है।
कपास में ये है व्यू अनुज का। शुक्रिया अनुज, विकास और साथी मनीष जी, आप सभी का आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए। शो को समेटने का वक्त है, मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक उस पर आप देखिए खास बातचीत रिधम देसाई के साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।